नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पटेल एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आपने एक टॉपिक इसके पहले पढ़ रखा है, वीडियोज़ अगर देखा होगा आपने, जिसमें कार्बन के नेचर को हम लोग समझते हैं। कार्बन एंड कार्बन नेचर क्या है। कार्बन बेसिकली जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसमें आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी का जो नेचर होता है वो भी 4 ही होता है, यानी कि इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स with the other carbon atoms, and this nature of the carbon is called the tetravalency। टेट्रावेलेंसी के साथ इसमें एक और नेचर होता है जिसको कहते हैं कैटिनेशन। और कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन जब कार्बन के साथ में मिलके बहुत लंबी चेन का फॉर्मेशन कर पाए, कई सारी ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर पाए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। Therefore carbon can form thousands of the organic compound। और जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए उनके नाम को देने के लिए, क्योंकि इतने सारे नामों को याद तो किया नहीं जा सकता कि आप सोचें कि हम इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को याद कर लेंगे, तो याद तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास में एक नॉमेनक्लेचर का ऐसा सिस्टम हो जिससे हम उनको याद कर पाएँ, समझ पाएँ। That system is called nomenclature of the organic compound। इसी को हम क्या कहते हैं, nomenclature of organic compound। नाम लिखने के जो तरीके हैं, there are 2 methods of writing names of the organic compound। First is called the tribal system of nomenclature। एक जो पहला तरीका है वो है tribal और common system of nomenclature। And the important part that is of naming is IUPAC system of nomenclature। तो अब हमें इस वाले चैप्टर में देखिए, ट्राइबल सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर का है वो है वो तरीका जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की जो नेमिंग करते हैं वो उसके सोर्स या ओरिजिन के आधार पर कर लेते हैं। कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम ये देखते हैं कि उसका सोर्स क्या है या उसका ओरिजिन क्या है। तो उसके सोर्स या ओरिजिन के आधार पे हम जो है किसी कंपाउंड का अगर नाम दे देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक सर्टेन कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसे देयर इज अ नेम कॉल्ड साइट्रिक एसिड। तो नेम साइट्रिक एसिड इज अ नेम दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल सिस्टम because the organic compound which is produced from citrus family। एक citrus family है, citrus में जितने भी खट्टे फल होते हैं, है ना, उनसे जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइट्रिक एसिड कहलाते हैं। साइट्रिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is produced from the citrus family plant, and that's why this name is given citric acid। सिमिलरली जैसे नेम है लाइक लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया जैसे है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो उससे जो ऑब्टेन होता है एसिड उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोबैसिलस से जो ऑब्टेन हो उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। सिमिलरली मार्स गैस से जो प्रोड्यूस होती है, मार्स गैस एक नेम है, मार्स गैस, नेम ऑफ मीथेन, है ना। तो दिस इज वाई बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मार्सी प्लेसेस। मार्सी प्लेसेस से एक गैस रिलीज होती है जिसको मीथेन कहते हैं। तो ये चूँकि मार्सी प्लेसेस से रिलीज होती है इसलिए इसका नाम मार्स गैस है। एसिटिक एसिड जैसे विनेगर से प्रोड्यूस होता है तो उसको एसिटिक फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिकस से लिया है, जो आंट एसिड भी कहलाता है। तो जो कि आंट से प्रोड्यूस होता है इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड टर्म दे दिया।
सिमिलरली इस तरह से हम सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके कुछ ना कुछ कॉमन नेम होते हैं, बट इतने सारे कॉमन नेम्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं नो डाउट, उनको तो आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बट ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव सर्टेन ओरिजिन, उन सबको कॉमन नेम सिस्टम से याद नहीं किया जा सकता। इट्स अ वेरी हेक्टिक method to learn the names of all the compound. We must have a system of naming these organic compound. हमारे पास में कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम उसके नाम को लिख पाएँ। बस हमारे पास में स्ट्रक्चर हो कंपाउंड का और हम उसका नाम लिख दें तो दिस इज़ वेरी गुड, कि हमें एक बार बस मेथड सीखना है खाली कि हम नाम लिखते कैसे हैं। किसी चीज़ को लर्न करते रहना कितने टाइम तक संभव है, कि कितने टाइम तक आप उसको लर्न करेंगे, क्योंकि ओरिजिन तो हमेशा होते रहना है, कुछ ना कुछ कंपाउंड प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई we need to have a definite system of nomenclature of writing the names of the compound. So that is what IUPAC nomenclature. तो हमारे पास में क्या है, IUPAC system of nomenclature. Now come to the IUP system of nomenclature. IUPAC actually stands for, IUPAC is an organization. IUPAC एक संस्था है। इसका काम ये है कि समय समय पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डिस्कवरी में आएंगे या खोजे जाएंगे डिफरेंट केमिस्ट के द्वारा, उनके नाम को देने का एक तरीका होना चाहिए। तो देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेम दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कैसे भी कंपाउंड हो, उनको एक निश्चित नाम देना जरूरी है। तो ये नाम देने की जो जिम्मेदारी है दैट हैज़ बीन टेकन बाय IUPAC, एंड IUPAC स्टैंड्स फॉर International Union for Pure and Applied Chemistry. The full name of IUPAC is International Union for Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. तो इसका हम इनिशियल लेटर इस्तेमाल करके पूरा नेम बनाया है, जैसे IUPAC और C। तो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस तरह से IUPAC एक संस्था है जिसका काम है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को एक नेम सुनिश्चित करना, एक नाम उसको देना, ये इस संस्था की जिम्मेदारी है। According to IUPAC, the name of an organic compound consists of 4 essential terms. IUPAC के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो कम से कम 4 टर्म से मिलकर बना होता है। तो अब देख लेते हैं कि वो 4 टर्म्स कौन कौन से हैं। द नेम ऑफ एन IUPAC कंपाउंड इज मेड अप ऑफ प्रीफिक्स एसेंशियली। किससे बना होता है? कम से कम एक प्रीफिक्स उसमें शामिल होता है। देयर इज अ वर्ड रूट या रूट वर्ड कह सकते हैं। व्हाट इज रूट वर्ड? सेकेंड टर्म जो होता है वो क्या होता है? रूट वर्ड। एंड थर्ड इज व्हाट? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। एंड द फोर्थ वन इज सफिक्स, हमने शॉर्ट में लिख दिया, सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से हमारे पास 4 टर्म है जो IUPAC ने दिए हैं और इन्हीं 4 टर्म से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बना होता है। आपको इससे ज़्यादा IUPAC में कुछ नहीं सीखना है। आपको ये 4 अगर टर्म समझ में आ गए और चारों टर्म इसी सीक्वेंस में अगर आप लिख देते हैं तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पूरा लिख सकते हैं, पूरा उसको समझ सकते हैं। तो दैट्स वाई प्लीज फोकस ऑन द आइडिया ऑफ राइटिंग 4 एसेंशियल टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। These terms are namely prefixes, root word, primary suffix and the secondary suffix। ये 4 टर्म ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप IUPAC का नाम लिख सकते हैं। तो अब चलिए हम एक एक करके ये सारे टर्म पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे, किसी भी कंपाउंड के नेम को लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूट वर्ड को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसके पहले जो टर्म लगाया जाएगा और जो बाद के टर्म लगाए जाएंगे वो सी के लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम रूट वर्ड को जान लें। रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड इज अ टर्म विच स्पेसिफाई टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कार्बन के कंपाउंड की जो पेरेंट चेन है उसमें कुल कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं, ये कौन बताता है? रूट वर्ड बताता है। तो रूट वर्ड क्या है? द टर्म, यानी कि टर्म
which specify total carbon in parent chain। पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन हैं इसकी जानकारी या इसको स्पेसिफाई कौन करता है? रूट वर्ड करता है। जैसे अगर पेरेंट चेन में एक कार्बन है, देखिए जैसे हम एक टेबल टाइप बना लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन है ना, और उसके बाद उसका टर्म मेंशन कर देंगे। तो अगर किसी कार्बन के कंपाउंड में एक कार्बन है, C1 फॉर 1 कार्बन, एक कार्बन का कंपाउंड है, पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है, तो IUPAC के हिसाब से इसके लिए जो टर्म दिया जाएगा दैट इज मैथ। अगर किसी कार्बन के कंपाउंड में 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो IUPAC ये कहता है कि टर्म लगाइए F। क्या लगाइए? टर्म F। और अगर 3 कार्बन है तो टर्म लगेगा प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन है अगर तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट। इसी तरह से आगे हम बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, टेबल बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन, इसके लिए लगने वाला टर्म। तो हम कहाँ तक लिख चुके हैं? हम 8 कार्बन तक लिख चुके हैं। तो इसके बाद 9वें कार्बन के लिए IUPAC के हिसाब से टर्म लगेगा नोन, और इसके बाद 10 कार्बन के लिए डेड। इस तरह से 10 कार्बन तक आप टर्म लिख सकते हैं। 10 के 12 भी कार्बन की संख्या हो सकती है IUPAC के हिसाब से, तो उसके लिए इन्हीं टर्म्स में पहला एक प्रीफिक्स टर्म लग जाता है। जैसे 11 कार्बन है तो 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 कार्बन अगर होंगे तो ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, इसी तरह से ये टर्म बढ़ते जाएंगे, टेट्राडेक। 15 कार्बन का अगर रूट वर्ड है तो पेंटाडेक, 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक, हेक्साडेक, और 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक, सिमिलरली ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड इकोस। तो 20 कार्बन तक आप इस तरह से रूट वर्ड डिसाइड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए आपका जो काम है नॉमेनक्लेचर के मामले में, दैट विल ऑल बी अकॉम्प्लिश्ड अंडर 10 कार्बन एटम अप्रॉक्सिमेटली। रूट वर्ड में 10 कार्बन तक के कंपाउंड्स का भी अगर आप नाम लिखना सीख जाते हैं तो इट कवर्स ऑल ऑफ द नॉमेनक्लेचर आइडिया। पूरा जो नॉमेनक्लेचर का आइडिया है वो यहाँ आप कवर कर जाते हैं। 20 कार्बन या इससे ज़्यादा के जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर लिखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड मे बी सम टाइम कि आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो नो डाउट आपके पास में टेबल है, आप उस टर्म का इस्तेमाल कर लेंगे और नाम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा? रूट वर्ड, जो स्पेसिफाई करता है पेरेंट चेन में कुल कार्बन एटम की संख्या को स्पेसिफाई करता है। अब हम लोग चलते हैं अगले टर्म को स्टडी करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सफिक्स। नेक्स्ट जो टर्म है IUPAC का वो क्या है? सफिक्स। जैसा कि टर्म बताता है, सफिक्स का मतलब होता है ऐसे टर्म से जो रूट वर्ड के बाद ऐड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स क्या है? द टर्म एडेड आफ्टर रूट वर्ड, टर्म एडेड आफ्टर रूट वर्ड, आफ्टर रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद जिस टर्म को ऐड किया जाए उसे क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं, राइट। तो अब रूट वर्ड के बाद टर्म जो ऐड किया गया वो क्या है? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो राइट आफ्टर रूट वर्ड जो टर्म ऐड किया गया वो प्राइमरी सफिक्स है, इसके बाद जो ऐड किया गया वो सेकेंडरी सफिक्स है। तो 2 टर्म हो गए, सफिक्स फिर से 2 हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या है? प्राइमरी सफिक्स इज अ टर्म, suffix is a term which is added right after root word and is specified to bondage between carbon atom। किसके बारे में बताता है? कार्बन एटम के बीच में बॉन्डेज की जानकारी देता है। तो क्या है? टर्म एडेड राइट आफ्टर रूट वर्ड, क्या कह सकते हैं? टर्म एडेड राइट आफ्टर रूट वर्ड, तुरंत राइट आफ्टर
रूट वर्ड के ठीक बाद जिसको जोड़ा जाए उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। एंड ये क्या स्पेसिफाई करता है, एंड स्पेसिफाई टू बॉन्डेज बिटवीन कार्बन एटम, किसकी जानकारी देता है ये, बॉन्डेज बिटवीन कार्बन एटम्स, जो पेरेंट चेन है कार्बन एटम के, कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन के जो कार्बन एटम है उनमें किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसकी जानकारी कौन देता है, प्राइमरी सफिक्स देता है। तो याद रखिए रूट वर्ड के बाद जो टर्म ऐड किया जाएगा उसको कहते हैं सफिक्स, और सफिक्स में भी ठीक उसके बाद जो ऐड किया जाए वो प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड के नेचर को बताता है, यानी कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स कैसे लगे हैं। तो अब देखिए क्या है, बॉन्ड जो होते हैं वो आप कार्बन में पढ़ चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यानी कि अगर एक बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और कार्बन के बीच में अगर दो बॉन्ड लगे हैं तो उसको डबल बॉन्ड कहा जाता है, और तीन बॉन्ड लगे हुए अगर तो क्या कहेंगे, उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं बॉन्डिंग को फटाफट। ये प्रीफिक्स हमने देखो इरेज कर दिया, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी प्रीफिक्स। तो हम क्या है, प्राइमरी सफिक्स में चलिए देखते हैं। पहले हम समझते हैं बॉन्ड, है ना। बॉन्ड को एक निश्चित नाम दिया जाता है, नाम के बाद उसका एक टर्म होता है जो लिखा जाता है। उस बॉन्ड का रिपीटिशन भी हो सकता है, देखिए आईयूपीएससी में 1 से 2 बार या 3 बार आ सकते हैं, तो रिपीटिशन को भी समझना पड़ेगा, और रिपीटिशन के आधार पर टर्म भी बदल जाएगा आईयूपीएससी के नेम में। चलिए कैसे देखते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर इस तरह से बॉन्ड लगा है ना, क्या लगा है, एक बॉन्ड लगा है, तो इस अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड लगा है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए आईयूपीएससी ये कहता है कि टर्म लगाइए एन। क्या लगाइए, टर्म एन लगाइए। तो पहले देखें, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा लगा है। इस तरह का अगर बॉन्ड लगा है तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। पढ़ने में हम क्या यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं आप, सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे इसको, सिंगल बॉन्ड। और टर्म आईयूपीएससी का क्या आता है, नाम जब लिखें तो लगाइए एन। इसका रिपीटिशन कितने भी बार हो, कितने भी बार सिंगल बॉन्ड आए कार्बन के कंपाउंड में, इससे इसका टर्म नहीं बदलेगा, टर्म क्या रहेगा, एन ही रहेगा। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से बॉन्ड लगा है तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, है ना। क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए आईयूपीएससी कहता है कि टर्म लगाइए इन। क्या लगाइए, टर्म इन। और ध्यान रखें ये भी कहता है कि अगर डबल बॉन्ड रिपीट हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो टर्म बदल लें। सिंगल बॉन्ड में कह रहा है टर्म नहीं बदलें, डबल बॉन्ड में क्या कह रहा है, टर्म बदल लें। कैसे, अगर 2 बार आया है डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन का कंपाउंड है उसमें 2 बार डबल बॉन्ड लगा है, तो कह रहा है कि अगर 2 बार रिपीटिशन हुआ है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का, तो टर्म लगाइए डाई इन, है ना। इन के पहले क्या लग गया, टर्म डाई, यानी कि 2 बार डबल बॉन्ड आया। अगर डबल बॉन्ड 3 बार आया है तो क्या कह रहा है आईयूपीएससी, कहता है कि टर्म लगाइए ट्राई इन। और अगर 4 बार आया है डबल बॉन्ड तो क्या लगाइए, टर्म टेट्रा इन। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है इसके बाद भी, जैसे 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, तो आप टर्म आगे बढ़ा देंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से, और इन लगा देंगे उसके बाद। तो इस तरह से रिपीटिशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज अगेन प्रीफिक्स्ड बाय सर्टेन टर्म्स, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, जैसे रिपीटिशन के लिए अगर हम देखें टर्म, तो एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मोनो। 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, है ना, अगर ये नंबर को स्पेसिफाई करना। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्टा, लाइक दिस। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्टा, लाइक दिस। दीज आर व्हाट द टर्म्स जो कि फर्दर प्रीफिक्स हो सकते हैं किसी भी चीज के नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए। तो अगर 4 बार रिपीटिशन हुआ है डबल बॉन्ड का तो क्या लिखेंगे, टेट्रा इन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ये 3 बॉन्ड लगे हैं, कितने बॉन्ड लगे हैं, 3 बॉन्ड लगे हैं, तो 3 बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज दिस, इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आईयूपीएससी कहता है कि आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर में टर्म लगाइए आइन।
रिपीटेशन हो तो टर्म बदलिए, यानी कि अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो डाई आइन, क्या लगेगा, डाई आइन। 3 बार आया है अगर टर्म तो ट्राई आइन, और 4 बार अगर ये टर्म आया हो तो क्या लिखेंगे हम इसको, टेट्रा आइन। समझ में आ गया? तो इस तरह से IUPAC के नॉमेनक्लेचर में इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब कंपाउंड का नाम लिखें तो ये देख लें कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे लगे हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड लगा है तो इसको हम सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, और टर्म क्या लगता है, एन। कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगे हैं तो इसको हम डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, और टर्म क्या लगेगा, इन। और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगे हैं तो टर्म क्या लगेगा, आइन, और पढ़ेंगे इसको क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो IUPAC के हिसाब से 2 टर्म जो बताए गए, एक रूट वर्ड और दूसरा प्राइमरी सफिक्स, उसको हमने पढ़ा। अब सफिक्स में एक बात और है कि क्या सफिक्स में क्या शामिल है, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स भी शामिल है। तो हमें क्या पढ़ना है, अब इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स IUPAC के नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह टर्म है जो फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देता है, और प्राइमरी सफिक्स के तुरंत बाद इसको जोड़ा भी जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो ये कि सेकेंडरी सफिक्स जोड़ा कहाँ जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा, तो सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड राइट आफ्टर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के तुरंत बाद इसको जोड़ा जाएगा, और ये स्पेसिफाई किसको करेगा, फंक्शनल ग्रुप को। तो सेकेंडरी सफिक्स को समझते हैं, क्या है, टर्म एडेड राइट आफ्टर प्राइमरी सफिक्स, किसके बाद जोड़ा जाए इसको, प्राइमरी सफिक्स के बाद, एंड स्पेसिफाइज, किसको स्पेसिफाई करता है ये, स्पेसिफाई टू, किसको, फंक्शनल ग्रुप, किसको स्पेसिफाई करेगा ये, फंक्शनल ग्रुप को स्पेसिफाई करता है। अब देखो फिर एक सवाल नया पैदा हो गया, भाई ये फंक्शनल ग्रुप क्या बवाल है ना। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसा एटम या एटम का ग्रुप, एटम और द ग्रुप ऑफ एटम which determines all the chemical properties of the compound is called functional group। वह एटम या एटम का ग्रुप जो किसी भी कार्बन के कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करते हैं, वो सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो हम चाहें या आप चाहें तो इसको देखिए वर्ड में भी फ्रेम कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, एक एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से विच डिसाइड, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो क्या डिसाइड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती हैं, उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप को अपना एक नाम है, उसको एक नाम दिया गया है IUPAC के द्वारा, है, और इसको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर भी दिया गया है। फंक्शनल ग्रुप का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, और IUPAC कहता है कि उसको जब IUPAC का नाम लिखें तो उसको एक निश्चित टर्म दिया जाए। तो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल कहलाएगा, कोई भी कंपाउंड एल्कोहल कहलाएगा, है ना, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना, यानी कि OH अगर ग्रुप लगा है तो दिस सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एज एल्कोहल्स। इस सीरीज के सभी कंपाउंड्स को हम कॉमनली एल्कोहल ही पढ़ेंगे, वो कितने भी तरह के एल्कोहल हों, है ना, उन सबको इन ऑल हम क्या कहते हैं, एल्कोहल्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव अ फंक्शनल ग्रुप OH। किसी भी कंपाउंड में अगर क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, अगर ये लगा है तो हम क्या पढ़ेंगे, उसको एल्कोहल पढ़ेंगे। IUPAC के हिसाब से इस कंपाउंड का नाम लिखते समय हम जब टर्म लिखेंगे उसका, तो टर्म क्या लगेगा, ऑल। व्हाट डू वी यूज, द टर्म वी यूज ऑल टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन द कंपाउंड एंड वी विल रीड इट एज एल्कोहल। किस तरह से पढ़ेंगे हम इसको, एल्कोहल की तरह पढ़ेंगे। नाउ
द सेकंड ग्रुप, अगला जो फंक्शनल ग्रुप है हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो पहला हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा क्या, एल्कोहल। सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वह कंपाउंड है कार्बन का जिसमें एसेंशियली CHO ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन के कंपाउंड जिनमें इस तरह का ग्रुप लगा हो, CHO, क्या CHO ये ग्रुप लगा हो, उसको आप क्या पढ़ेंगे, यू विल रीड इट एज एल्डिहाइड। आप इसको कैसे रीड करेंगे, एल्डिहाइड की तरह रीड करेंगे। और IUPAC के नाम लिखते समय उसमें टर्म क्या लगाएंगे, अल। तो एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, टर्म लगता है ऑल। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसमें टर्म लगता है, फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और टर्म क्या लगेगा, अल। थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। और कीटोन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये है तो क्या पढ़ेंगे हम उसको, कीटोन पढ़ेंगे। और टर्म लगेगा IUPAC के नेम में ओन। इट्स नॉट वन, इट इज ओन। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक नेचर के जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है COOH ना। तो इसके लिए IUPAC क्या कहता है, टर्म लगाइए ओइक एसिड। क्या टर्म लगेगा, ओइक एसिड। तो एल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगेगा। बस आपको कार्बन के कंपाउंड में इनको पहचानना पड़ेगा। देखिए कंपाउंड में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। अगर ये मिल जाए तो बस आप उसकी क्लासिफिकेशन कर दें, उसका सीरीज डिसाइड कर दें कि भाई ये इस ग्रुप का मेंबर है ना। सबका वो एक होता है ना, आप इसको कंपाउंड की कास्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कास्ट कह सकते हैं। इसकी कास्ट क्या है, एल्कोहल, इसका ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप किसी भी कंपाउंड की कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्या है ना। इसके बाद जो कंपाउंड होते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेन कंपाउंड है। फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या है डेरिवेटिव भाई, अगर इसके OH ग्रुप को हटा के यहाँ आप क्या लगा दें, OR ग्रुप लगा दें। OR एक ग्रुप जैसे लग जाता है तो दैट इज कॉल्ड ईस्टर। क्या कहते हैं इसको, ईस्टर। ईस्टर कौन है, जैसे C डबल बॉन्ड O और OR है ना। तो दिस इज कॉल्ड ईस्टर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल एल्केनोएट। यानी इसमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स का, इसका सफिक्स क्या बनेगा, OAT। क्या लगेगा, टर्म OAT। अगर यहाँ इसके OH को हटा के हम क्या लगा दें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दें तो नाउ दिस इज कॉल्ड एमाइड्स। क्या है फंक्शनल ग्रुप, एमाइड्स। और क्या लगेगा यहाँ पे टर्म IUPAC में एमाइड लगेगा। क्या लगेगा, एमाइड। दिस इज व्हाट द फिफ्थ। और इसी तरह से लाइक एमाइंस। एमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज NH2 और IUPAC में टर्म क्या लगेगा, एमाइन। लाइक सो देयर आर सम मोर फंक्शनल ग्रुप्स जो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम उनको भी देख लेंगे। सो नाउ कम टू द पॉइंट, वी आर जस्ट टू समराइज दिस कि रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। नाउ देयर इज अ सिंगल टर्म दैट इज नोन एज प्रीफिक्स, जिसको हम और पढ़ लेंगे और बस हमारा नॉमेनक्लेचर तैयार हो जाएगा। बस आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे बस, और इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर करने लग जाएंगे। तो प्रीफिक्स हम देखते हैं कि क्या है। एक ही टर्म बचा है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है, प्रीफिक्स। प्री जैसे कि टर्म बताता है, प्री माने होता पहले और फिक्स माने जो ऐड हो जाए। फिक्स मतलब फिक्स हो जाए वहां। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इसमें जो पहले फिक्स हो जाए वो प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स क्या स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज टू साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। ये किसकी जानकारी देता है, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट की जानकारी देता है। तो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स इज अ टर्म एडेड बिफोर रूट वर्ड। टर्म एडेड बिफोर रूट वर्ड, जो किसके पहले जोड़ा जाएगा, रूट वर्ड के पहले जोड़ा जाएगा। और ये क्या स्पेसिफाई करेगा, एंड स्पेसिफाई टू, किसको स्पेसिफाई करता है, साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। किसकी जानकारी देता है, साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट की जानकारी देता है। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रीफिक्स कहलाएंगे।
आप समझ लेते हैं कि भाई प्रीफिक्सेस कौन होंगे, है ना। तो हाइड्रोकार्बन से बने हुए भी प्रीफिक्स होते हैं जिनको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। कैसे? जैसे आर से हम डिनोट करते हैं एल्किल ग्रुप को, और प्रीफिक्स में टर्म क्या लगेगा? ये क्या है? स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं उसका, स्ट्रक्चर के बाद उसका आईयूपीएसी में टर्म देखते हैं क्या होगा। तो अगर आर फॉर एल्किल, टर्म क्या लगेगा? एल्किल ग्रुप। जैसे CH3 ग्रुप को क्या पढ़ेंगे? मैथिल। क्या होगा टर्म? मैथिल। क्या लगेगा? आईयूपीएसी के नाम में मैथिल। अगर C2H5 टर्म है तो क्या कहेंगे इसको? एथिल। C3H7 है तो दिस इज कॉल्ड प्रोपिल, है ना। C4H9 इज व्हाट? ब्यूटेल, लाइक दिस, है ना। इस तरह से ये क्या है? दीज आर एल्किल ग्रुप्स। साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटेल एटसेट्रा। अच्छा, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखे गए हैं, उनको हम प्रीफिक्स ही की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हैलोजन सीरीज के जो कंपाउंड है, लाइक F फ्लोरीन के लिए है, आईयूपीएसी में इसका टर्म क्या होता है? फ्लोरो। Cl के लिए टर्म क्या लगेगा? फ्लोरो। Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो एटसेट्रा। तो इस तरह से क्या है? दीज आर व्हाट? साइड चेन्स एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर commonly found in the organic compound and are treated as prefix। उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं? प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। इस तरह से ये 4 तरह के टर्म हुए, या 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हुए जो आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल में आते हैं, और ये उस किसी भी कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहली बात जो है नॉमेनक्लेचर करने के लिए, अब हम आ जाते हैं बस नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए। तो जब नॉमेनक्लेचर आप करेंगे या नाम किसी भी कंपाउंड का लिखेंगे, तो सबसे पहला काम ये है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है आपको, जो भी आपके टेक्स्ट पेपर में या आपके सामने रखा है, आपको उसका नाम लिखना है। आपको उसमें बस ये सबसे पहले 4 टर्म पहचानने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि कार्बन की भाई चेन कितनी बड़ी बनी हुई है, फिर उसका प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करिए, फिर उसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करिए, और उसमें आइडेंटिफाई करें कि बॉन्ड किस टाइप के लगे हैं, सिंगल बॉन्ड लगे हैं कि डबल बॉन्ड लगे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इस तरह से। जब ये सब आइडेंटिफाई कर लें, तब फिर कुछ आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ नियम आपको समझने पड़ेंगे। उस नियम के आधार पे आप फिर नाम लिखेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? रूल्स नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या आईयूपीएसी नेम। तो अब हम चलते हैं नियमों की तरफ, जिसके आधार पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिख लेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, हम एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा कि हम सबके नाम उसी हिसाब से सीख जाए। तो सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बस वो सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे? तो क्या है, हम पहले नॉमेनक्लेचर किसका पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर। तो हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? वो जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। तो इसमें हम अभी पढ़ने के लिहाज से बता रहे हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? Those hydrocarbons in which the 4 valencies of the carbon atom are satisfied by single bond। वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें उस हाइड्रोकार्बन के जितने भी कार्बन हैं उनकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगी, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और जिन कार्बन्स की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई ना होके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कॉमनली नोन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे आर एल्केन्स, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कंपाउंड है दे आर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो हम 3 तरह के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन।
एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगा होता है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन्स, डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। तो तीनों तरह के बॉन्ड वाले हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम नेमिंग पे। तो क्या कहते हैं, रूल्स नेमिंग आईयूपीएसी कंपाउंड। रूल्स नेमिंग आईयूपीएसी कंपाउंड। आईयूपीएसी के जो कंपाउंड्स हैं उनमें नाम लिखने का क्या तरीका है, उसके लिए हमने हेडिंग बनानी, रूल्स नेमिंग आईयूपीएसी कंपाउंड। देखिए, एक तो ये रूल ऑलरेडी सेट हो गया है ऊपर वाला कि एक आईयूपीएसी का नेम 4 टर्म से मिलकर बना होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो जिस सीक्वेंस में इस सिंटैक्स को लिखा है, आप इसी सीक्वेंस में 4 टर्म एक्सप्लेन करेंगे, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। आप सीक्वेंस को बदलेंगे नहीं, जिससे इजी हो जाएगा आपको नाम लिखना कि सबसे पहले प्रीफिक्स ढूंढ के लिख दीजिए, फिर उसका रूट वर्ड लिख दीजिए, फिर प्राइमरी सफिक्स लिख दीजिए और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिख दीजिए। ठीक है, बाकी नियम जो है हम फर्दर फॉलो करते रहेंगे। तो सबसे पहले नियम आपको यही दिमाग में रखना। एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग, जिसको स्किप नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता, निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, दैट इज द रूल कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस रूल। आप इस नियम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यह ध्यान रखना। पहला नियम क्या है, सबसे पहले जब आप नाम लिखने के लिए जाएं तो आपको कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले इस नियम को पालन करना। वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस NUOUS कॉन्टिन्यूअस चेन। सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे लंबी चेन का और निरंतर कार्बन वाली चेन का सिलेक्शन करना है। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस लॉ, यू कैन कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग। आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करें नेमिंग में, बट इस नियम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले आप कार्बन के कंपाउंड में ये काम कर लेंगे। क्या होगा इससे, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 CH CH2 and CH3 and the next is what, the CH2 and CH3 like this। इस तरह से एक कार्बन का कंपाउंड आपको मिला है। अब आपको इसकी नॉमेनक्लेचर में जाना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। सबसे लंबी चेन बनानी पड़ेगी। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन है। यू काउंट द कार्बन इन मल्टीपल डायरेक्शंस एंड मल्टीपल वेज। तमाम तरीके से आप कार्बन की काउंटिंग करिए और आपको जिस तरीके से सबसे लंबी चेन मिल जाए उसी तरीके का सिलेक्शन कर लीजिए। तो वी हैव सिलेक्टेड दिस पैटर्न ऑफ चेन। हमने इस पैटर्न का सिलेक्शन कर लिया है। इस पैटर्न में हमें कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मिलते हैं। कोई और ऐसा पैटर्न नहीं है जो 6 से ज्यादा कार्बन एक्सप्लेन कर पाए लंबी चेन में। सो नाउ जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम इसमें समझ जाएंगे कि जिस पैटर्न का हमने सिलेक्शन किया वो पैटर्न स्पेसिफाई करता है किसको, पेरेंट चेन को। किसको स्पेसिफाई करता है, पेरेंट चेन को। और जो चीज रह गई है चेन में नहीं है शामिल, मेन चेन में शामिल नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन। व्हाट डू वी कॉल, वी कॉल इट साइड चेन। जो काउंटिंग में आ गई है वो क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन। जो काउंटिंग में नहीं आई है उसे क्या कहेंगे, साइड चेन। आप याद रखिए, जो पेरेंट चेन होगी, दैट पेरेंट चेन अटेन्स द टाइटल ऑफ रूट वर्ड। उसको किसका टाइटल मिलेगा, रूट वर्ड का टाइटल मिलेगा। एंड साइड चेन अटेन्स द टाइटल ऑफ प्रीफिक्स। ये किसका टाइटल लेगी, प्रीफिक्स का। किसका टाइटल मिलेगा, प्रीफिक्स का। तो इसके जो टर्म मिलेगा साइड चेन को, वो प्रीफिक्स का टर्म मिलेगा। पेरेंट चेन को किसका टर्म मिलेगा, रूट वर्ड का टर्म मिलेगा। ठीक है नहीं, कितने कार्बन है तो प्रीफिक्स किसका टर्म मिलेगा, प्रीफिक्स का टर्म मिलेगा साइड चेन को, और पेरेंट चेन को टर्म मिलेगा रूट वर्ड का। ठीक है ना, तो इस तरह से फिर हम नाम को लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। और लिखने का तरीका यही होगा बिल्कुल इस तरीके से। तो लंबी चेन बना ली आपने,
क्या करेंगे इसके बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें? नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। तो दूसरा नियम क्या है? दैट इज नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी दूसरे नियम में। नंबरिंग जब हम करेंगे तो नंबरिंग में याद रखिए नियम क्या है? लोएस्ट नंबर टू लोकेंट, लोएस्ट नंबर टू ग्रुप एंड लोकेंट्स। जो भी लोकेंट्स हैं या ग्रुप हैं उनको सबसे न्यूनतम नंबर मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ये दूसरे नियम को आप कॉम्प्रोमाइज फिर नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले इस नियम को फॉलो करने के लिए इसको तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे नियम आगे बढ़ जाएंगे वो लेस मतलब क्या होंगे? कॉम्प्रोमाइजेबल होंगे। बट सबसे पहले वाले नियमों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना? पहले सबसे पहले वाला नियम फॉलो करेंगे। तो हमने फॉलो कर लिया। अब हमें क्या करना है? लोएस्ट नंबर टू लोकेंट और ग्रुप। जिस कार्बन पे साइड चेन लगी हो, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हो, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, वह कार्बन स्पेसिफाई करता है लोकेंट को। और लोकेंट को नंबर मिलना चाहिए क्या? न्यूनतम, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए लोकेंट को। तो क्या है? काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6। यहां से भी अगर तो 1 2 3 4 5 6। यहां से जब हम काउंटिंग करते हैं तो कौन सा? तीसरा नंबर मिलता है। यहां से अगर काउंटिंग करते हैं पेरेंट चेन की 1 2 3 तो चौथा नंबर मिलता है हमें, राइट? तो चौथे नंबर से नंबर ज्यादा हो जाता तो नंबरिंग गलत हो जाती। तो यानी कि जैसे हम दो नाम लिख सकते हैं इसके, एक तो इस डायरेक्शन से नंबरिंग करें और एक इस तरफ से नंबरिंग करें। तो पहले हम वो नाम लिखते हैं जो इस तरफ से होता है। तो तीसरे कार्बन पे साइड चेन क्या लगी है? CH2 CH3। रिकॉल करिए टेबल जो प्रीफिक्स की इससे पहले बताई थी कि CH2 CH3 मतलब C2H5 और C2H5 को क्या पढ़ते हैं? एथिल। क्या बोलेंगे इसको? एथिल। तो तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? एथिल। तो प्रीफिक्स हम क्या लिखेंगे? पहले उसका नाम क्या लिखेंगे? इसका पोजीशन लिखिए। तो 3 सबसे पहले क्या लगाइए? 3। फिर इसके बाद हाइफन लगता है, हाइफन लगेगा, लेटर और डिजिट के बीच में हाइफन लगेगा। तो 3 पोजीशन हो गई। कौन किसकी? प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या है? C2H5। इसके लिए टर्म क्या मिलता है? एथिल। तो 3 एथिल, ठीक है? ये प्रीफिक्स हो गया। अब हम किसको लिखने के लिए जाएंगे? रूट वर्ड को। रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। कितने कार्बन का? 6 का। 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स। 3 एथिल हेक्स। क्या लिखा? 3 एथिल हेक्स। नाउ कम टू प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? बॉन्डेज के बारे में। तो देखिए पेरेंट चेन में सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म क्या लगता है? एन। तो हेक्स के बाद क्या लग जाएगा? एन। तो नाम क्या होगा? 3 एथिल हेक्सेन। क्या नाम होगा? 3 एथिल हेक्सेन। अब अगर यहां से कार्बन की काउंटिंग करते तो इसको चौथा नंबर मिलता और फिर आप क्या लिखते? 4 एथिल हेक्सेन। 4 एथिल हेक्सेन। तो 4 एथिल हेक्सेन इज नॉट अ राइट नेम। 3 एथिल हेक्सेन इज अ राइट नेम। तो आप ध्यान रखिए ये नियम क्या कहता है कि लोकेंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। कैसे भी आप काउंटिंग इस तरीके से करें कि उसको नंबर क्या मिले? लोएस्ट मिले। इसके बाद तीसरा नियम आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब यह है कि अगर ग्रुप या पेरेंट चेन में 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर लोकेंट के सेट बना लेंगे और जो सेट लोएस्ट होगा उसके हिसाब से नंबरिंग की जाएगी और उसी के हिसाब से IUPAC नेम लिखा जाएगा। तो थर्ड रूल इज व्हाट? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। शॉर्ट में लिख रहे हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोकेंट का क्या होना चाहिए? लोएस्ट सेट होना चाहिए। तो क्या है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट? चलिए इसको करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने कंपाउंड लिखा CH3 CH CH CH2 एंड CH3। इस पर हमने क्या लगा दिया? ये CH3 और ये CH3, 2 ग्रुप लगा दिए। तो क्या कहा हमने कि सबसे पहला वाला नियम क्या है? लंबी चेन को बनाइए। तो क्या 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 से बड़ी कार्बन की चेन मल्टीपल वेज में आप काउंटिंग कर लें, नहीं बनेगी, इसलिए 5 कार्बन की चेन ही इसका राइट आंसर है कि 5 कार्बन की चेन ही बनेगी। एंड नाउ दूसरा नियम क्या है, लोएस्ट नंबर टू द लोकेंट, ये होना चाहिए। यहाँ दो ग्रुप लगे हैं, एक का इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो हम नियम क्या फॉलो करेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट जब करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 5, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की दोनों तरफ से नंबरिंग है। बट इस तरफ से जब हमने लेफ्ट टू राइट किया है तो दूसरे और तीसरे पे हमें लोकेंट है, दूसरे और तीसरे कार्बन पे ग्रुप लगा है, तो सेट क्या बना 2 3। इस तरफ से जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो सेट क्या बना 3 4। तो 3 4 इज अ बिगर सेट एंड 2 3 इज अ लोएस्ट सेट। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ काउंटिंग इज करेक्ट एंड दिस काउंटिंग इज नॉट करेक्ट। ये काउंटिंग क्या है, सही है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से, और ये काउंटिंग ठीक नहीं है। तो नाम क्या लिखेंगे, सिंटैक्स को फॉलो करिए। सिंटैक्स क्या है, प्रीफिक्स पहले, रूट वर्ड बाद में, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या लिखेंगे हम, दूसरे पे मैथिल और तीसरे पे मैथिल। तो क्या लिखा हमने 2 3, दो नंबर के बीच में कॉमा लगता है, हाइफन लगा देंगे, लेटर और डिजिट के बीच में हाइफन लगता है। अब देखिए 2 बार मैथिल आया है तो क्या लिखेंगे, डाई टर्म इस्तेमाल होगा, 2 के लिए क्या लगता है डाई, और CH3 के लिए क्या लिखेगा मैथिल, तो डाई मैथिल। अब रूट वर्ड कितने का है, 5 कार्बन का, 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या नाम होगा एन, है ना। तो 2 3 डाई मैथिल पेंटेन, 2 3 डाई मैथिल पेंटेन, ये नाम हो गया इसका। अगर आप इस तरह की काउंटिंग से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप इसको 3 4 डाई मैथिल पेंटेन, 3 4 डाई मैथिल पेंटेन, 3 4 डाई मैथिल pentane। 3 4 dimethyl pentane is not a right answer, this is right answer। 2 3 dimethyl pentane is right answer। okay, so this is what lowest set of locant। तो 3 नियम हमने पढ़े, एक तो कौन सा नियम, selection of longest continuous chain, lowest number to the locant and lowest set of locant। ये 3 नियम इस तरह से हमने यहां जाने। अब चौथा नियम ये है कि मान लीजिए कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, उस कार्बन के कंपाउंड में डिफरेंट ग्रुप्स जो है, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप डिफरेंट नेचर के हैं और सिमिलर या डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे। तो क्या है, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, इट इज द 4th रूल, नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग different groups on same or equivalent carbon। अगर सेम या इक्विवेलेंट कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए नियम ये है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो किया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद रखिएगा टर्म, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा अगर इक्विवेलेंट कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो। किसमें, नंबरिंग के लिए, ये ध्यान रखिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है डिक्शनरी ऑर्डर, जो आपकी डिक्शनरी आप देखते हैं, डिक्शनरी को एक निश्चित ऑर्डर में पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे नेम को करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3। यहाँ पे हमने इसमें क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट कार्बन सेट करना है हमको, तो इसको आगे मत बढ़ाइए, यहीं पे हम CH3 कर देते हैं, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया और यहाँ पे हमने इसको Br लगा दिया। तो सबसे पहला नियम जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। तो सबसे लंबी चेन ये बनी 4 कार्बन की, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी करें 1 2 3 4, राइट टू लेफ्ट करें 1 2 3 4, ठीक है नहीं, दोनों तरफ से 4 कार्बन मिल रहा है, दोनों तरफ से 2 3 नंबर भी मिल रहा है। तो अब समस्या ये आ गया भाई किस तरफ से नंबरिंग करें, तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये Cl है, Cl के लिए टर्म क्या लगता है क्लोरो, ये Br है, Br के लिए टर्म क्या लगता है, और ब्रोमो, आई किसी के हिसाब से क्या लगता है ब्रोमो।
एंड नाउ कम टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का बी, क्लोरो के सी से पहले आता है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रिविलेज किसको मिलेगी, बीआर को मिलेगी, ना कि क्लोरो को मिलेगी। तो नंबरिंग कौन सी, राइट टू लेफ्ट सही है, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो क्या होगा, सिंटैक्स फॉलो कर जाइए। दूसरे कार्बन पे बीआर लगा है तो क्या कहेंगे हम इसको, 2 ब्रोमो, पोजीशन बताएंगे, हाइफन लगाएंगे, टर्म लिखेंगे। है ना, तीसरे पे क्या लगा है, Cl, तो क्या कहेंगे हम इसको, 3 क्लोरो। ठीक है नहीं, प्रीफिक्सेस सारे हो गए। आप क्या लिखें, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने का है, 4 कार्बन का, 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। और सभी जगह क्या लगाए हैं, सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन। याद रखिए, अभी हम सेकेंडरी सफिक्स वाले कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी सफिक्स वाले बाद में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में भी क्या चल रहा है, एल्केन ही चल रहा है, ऐसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ठीक है नहीं, तो क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से नाम कब लिखेंगे, जब इक्विवेलेंट कार्बन, इक्विवेलेंट कार्बन में दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा हो, है ना, और डिफरेंट ग्रुप हो, तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनकेस अगर ये एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो डिफरेंट ग्रुप, जैसे CH3, CH2 और ये CH3, अब इसी पे Br लगा है और इसी पे Cl लगा है, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप लग गए हैं, तो नंबरिंग तो आप क्या करेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से। तो नंबरिंग नो डाउट लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो यही सही है दूसरे नंबर में। लेकिन लिखने का तरीका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, क्या कि 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर आप इसको 2 क्लोरो 2 ब्रोमो लिखते हैं तो अगेन IUPAC सेज इट इज रॉन्ग। ठीक है नहीं, तो आप फॉलो करेंगे किसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। इसके बाद आपको देखना ये दूसरा जो नियम है कि भाई यहाँ हमने डिफरेंट ग्रुप लिया है, अगर ग्रुप डिफरेंट ना हो के सिमिलर हो तो अगला नियम बन जाएगा कौन सा, 5th रूल आप पढ़ते हैं, कौन सा, कि सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम और इक्विवेलेंट कार्बन, सिमिलर ग्रुप हो और सेम और इक्विवेलेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो। कहाँ हो, सिमिलर ग्रुप, नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग सेम ग्रुप ऑन सेम और इक्विवेलेंट कार्बन, तो क्या होगा, नंबर और पोजीशन इज स्पेसिफाइड, ग्रुप का नंबर और पोजीशन तब स्पेसिफाई करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा टर्म का इस्तेमाल करेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे। तो 5th रूल इज व्हाट, सिमिलर ग्रुप, कैसे, जैसे CH3, CH और ये CH3, डिफरेंट कार्बन पे हमने 2 सिमिलर ग्रुप लगा दिए, नंबरिंग ये कर दी हमने, तो 2, अब यहां से देखिए लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4, यहां से करें 1 2 3 4। तो ऐसे केस में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट टू राइट करिए एंड चाहे राइट टू लेफ्ट करिए, बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है ये भी सही है ना। लेकिन क्या करेंगे, पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्या, 2,3, फिर 2 मैथिल लगे हैं तो क्या लगेगा, डाई, और CH3 के लिए मैथिल, और 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा प्रीफिक्स के बाद, दैट इज ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम क्या हो गया, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। सिमिलर ग्रुप ऑन डिफरेंट या इक्विवेलेंट कार्बन, अगर यही सिमिलर ग्रुप एक ही कार्बन पे हो, जैसे CH3 और ये ये CH3 है ना, नाउ दिस इज व्हाट CH3 और यहाँ CH3 लगा, यहाँ आप CH2 CH3 ले लें जिससे वेरिएशन आ जाए। यहाँ पे हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली, तो क्या नाम, नंबरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये नंबर हो गए। तो देखिए यहाँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ दूसरे कार्बन पे मिल रहे हैं 2 ग्रुप, तो 2,2 का सेट बनेगा, और इस तरफ से नंबर करते हैं तो 3,3 का बनेगा, तो 3,3 इज नॉट राइट आंसर, दिस इज व्हाट, दिस इज करेक्ट आंसर। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट एंड नाउ क्या है, एक ही कार्बन पे है तो पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे और डाई टर्म यूज भी करेंगे, तो क्या होगा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, इस तरह से आप इसको 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन नहीं लिख सकते। तो इस तरह से these 5 rules you need to understand very properly to write the name of alkane, alkene and
एल्काइन, इनके नाम लिखने के लिए आपको ये 5 नियमों की जरूरत पड़ेगी। यू नीड फर्दर मोर रूल्स टू राइट द नेम ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स, बट इन 3 तरह के कंपाउंड्स को लिखने के लिए आपको बस इन नियमों की जरूरत पड़ेगी। अगर कार्बन, अब देखिए मान लीजिए तीनों ही के कैरेक्टर एक ही कंपाउंड में मिल जाए तो क्या हो जाएगा नेम, जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी किसको देंगे, तो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है मल्टीपल बॉन्ड्स में, किसमें, अगर कंपाउंड में 6वां रूल बना लीजिए, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं कंपाउंड में, तो प्रायोरिटी मिलती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटेन्स टॉप प्रायोरिटी, देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इससे ज्यादा सबसे कम प्रायोरिटी किसको मिलती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा। कैसे, मल्टीपल बॉन्ड्स में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड ये CH, 4 कार्बन का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड भी लगा है, ट्रिपल भी लगा है, सिंगल भी लगा है, तो क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर ये होगा मल्टीपल बॉन्ड्स का। ठीक, कैसे, और नाम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाइए, 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4। तो आप कैसे नहीं जा सकते, इस तरीके से नहीं जा सकते, दिस इज रॉन्ग आंसर, बिकॉज प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिलना चाहिए, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये नंबरिंग सही है ऊपर वाली, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। और नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए प्रीफिक्स तो है नहीं तो रूट वर्ड ही लिखेंगे। रूट वर्ड 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड 1 इन का ई ड्रॉप करेंगे और तीसरे पोजीशन का ट्रिपल बॉन्ड एक्सप्लेन करेंगे 3 आइन, और नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। दिस इज व्हाट द IUPAC नेम ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स, उनका नेम इस तरह से करेंगे। अब अगर आप इंडिविजुअली लेके चलें तो इंडिविजुअली नाम कैसे लिखा जाएगा इनका, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, तो टर्म स्पष्ट है। एल्केन जो टर्म होता है एल्केन, इसमें क्या लगता है, एन लगता है। एल्कीन्स जो होते हैं उनमें जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उनमें टर्म क्या लगेगा, इन, और जो एल्काइंस होते हैं इनके नेमिंग जब करते हैं आप तो टर्म क्या लगता है, आइन। ये ध्यान रखना, बाकी तो वही चीज है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू अगर हम 2 लेके चलते हैं, क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन वाले का होगा CnH2n+2, इनका फॉर्मूला है CnH2n और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, C2H6। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और नाम क्या होगा इसका, इथेन का नाम होगा इथेन। अगर इसका एल्कीन सीरीज का कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, C2H4, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और IUPAC का नाम क्या होगा, एथीन। क्या नाम होगा, एथीन। और अगर यहाँ पे मान लीजिए n की वैल्यू 2 है और फॉर्मूला ये है एल्काइन का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। IUPAC का नाम क्या होगा, इथाइन। क्या नाम होगा, इथाइन। तो इस तरह से इथेन, एथीन, इथाइन। 3 कार्बन का हो तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। 4 कार्बन का हो तो ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, लाइक दिस। इस तरह से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके IUPAC नेम्स लिख सकते हैं।